औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसीटी के अपने आज ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करते हैं। होपफुली असाइनमेंट की डेट मैंने एक्सटेंड नहीं करी है, लेकिन वो 30 दिसंबर ही है। मैं उसे इंशाल्लाह जो है वो आगे करेक्ट कर लूँगा। वो होपफुली बाय डिफ़ॉल्ट 17 रह गई होगी, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने असाइनमेंट 1, 2, 3 जो है वो अपडेट रखी हैं। क्विज़ की जो अपडेशन है वो भी वहाँ पे रख दी है मैंने। इसके अलावा अगर कोई सवाल है, किसी का कोई चीज़ पूछनी हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। सर मैंने तो आज सेंड कर दी थी असाइनमेंट। ठीक है, अच्छी बात है। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बताया कि बहरहाल हमने असाइनमेंट अपना सबमिट कर दिया है। तो जिन लोगों ने कर दिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको डिले करने का वैसे भी कोई फ़ायदा है नहीं। सिस्टम बंद हो जाए या उसकी डेट चली जाए तो ऑलरेडी वो मुसीबत ही बनेगा। तो जिन लोगों ने कर लिया है वो अच्छी स्ट्रीम लेके चल रहे हैं, उनके क्विज़ की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। और मिड भी इंशाल्लाह जो हमारा मैंने बताया है ऑनलाइन होगा, असाइनमेंट बेस्ड मिड होगा 25 घंटों का या कुछ 48 घंटों का। तो वो असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह दे दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो है आप लोग उसे फुलफिल कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों की दुआएं जो हैं कबूल हो गई हैं। मिड जो हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं और बड़े फ़ायदे हो जाएंगे इससे बहुत सारे लोगों को। होपफुली मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी, जिस तरह मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कोई सवाल किसी का है सेशन से मुतालिक तो पूछ लीजिए। असाइनमेंट 3 भी मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। असाइनमेंट 3 से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड वो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया है, ताकि आपकी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी का जो CLO और PLO है वो भी फुलफिल हो सके। तो 2 से पहले मैंने 3 अपडेट करना इसलिए मुनासिब समझा है ताकि वो भी आप लोगों को जहन में रहे। और असाइनमेंट 2 जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन से या फिर आज के सेशन से देना शुरू करूँगा। या तो कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। मैं पुराना टॉपिक आप लोगों के लिए रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या किया था। कोई बताएगा हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे ECD के अंदर? Anyone have any kind of idea that what kind of things that we have discussed in our last session? तो बताइए। सर लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था मैंने तो सर, मुझे रेल में नहीं है। तो आप रिकॉर्डेड सेशन में नहीं देखते क्या फराज भाई? सर देखें लेकिन थोड़ा सा मसरूफ था मैं, तो पीजी के देखें और तो इस वजह से। ठीक है, तो यह है कि और कोई बताए लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे, किसी ने अगर लेक्चर देखा हो। सर डी मॉसफेट ऑपरेशन पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी जो हम आगे कंटिन्यू आज करेंगे। मैं एक कॉल दे देता हूँ। और कोई कहना चाहेगा कुछ इसके हवाले से, वरना मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, हम मैं टाइमिंग पे अपनी क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेन कैंपस भी जाना पड़ रहा है अपनी जो परफॉर्मेंस वीडियो है बनाने के लिए। तो पूरा दिन उसमें निकल जाता है, तो शाम हो जाती है आते आते, और वो फिर टाइम भी नहीं मिल पाता कि क्लास में ले सकूं। तो जैसे ही टाइम मिलता है बहरहाल मैं ले लेता हूँ। तो जो अवेलेबल हो वो क्लास ले लें, और जो अवेलेबल ना हो वो रिकॉर्डेड सेशन देख लें। ये सब ऑफिशियल तरीके से चेयरमैन डीन साहब की मुताबिक हम मेन कैंपस जा रहे हैं और परफॉर्मेंस की वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों तक परफॉर्मेंस जो अगर इंशाल्लाह लास्ट टाइम नहीं भी हो पाती तो आप इस वीडियो के ज़रिए से परफॉर्मेंस कर सकें। और फिर इंशाल्लाह जो लैब एग्ज़ाम होगा या थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी तो हम कैंपस में करेंगे। तो ये आइडिया था VC साहब का और डीन साहब का, तो उसके मुताबिक हम चीज़ें इस तरह एडजस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स है, तला करार साहब का जो दिन है वो, और नवेद साहब का, सादिक साहब का वो बुध और जुमेरात है। मेरा जो है वो मंगल है, और इसके अलावा बीच में मैं चला जाता हूँ। तो इस तरह हम लोग परफॉर्मेंस की वीडियो बना रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं मुख्तलिफ कोर्सेज़ के हवाले से। कंटिन्यू करते हैं हम आगे सेशन के हवाले से।
एक रिकॉल मैं करवा देता हूँ कि लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे क्लास डी एम्पलीफायर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो है वो बाकी कन्वेंशनल बीजेटी एम्पलीफायर के मुकाबले में 100% होती है। क्या बीजेटी के एम्पलीफायर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती? तो बिल्कुल 100% नहीं होती। अगर आप यहाँ देखें क्लास डी एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी है, थ्योरेटिकल एफिशिएंसी जो है वो 100% के ऊपर वो काम करता है, जबकि बनिस्बत क्लास ए की 25% और ए या ए बी पुश पुल एम्पलीफायर की 79%, जबकि क्लास सी एम्पलीफायर की 90% होती है। इसीलिए हम एफिशिएंसी और गेन को मैक्सिमम अटेन करने के लिए जो एम्पलीफायर है वो हम सिलेक्ट करते हैं क्लास मॉसफेट बेस्ड क्लास डी एम्पलीफायर, जिसकी वजह से हमें एफिशिएंसी 100% मिलती है और अपनी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पाते हैं। तो फर्दर अजान होने वाली है कुछ 1-2 मिनट में, तो आप ये ब्लॉक डायग्राम देखें और इसको रीड आउट करें। हम फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखें किस तरह वो काम कर रहा है। तो अजान का हम 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। आप तब तक ये पढ़ लें। ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं। कोई यहाँ तक किसी के बारे में डिफ़िकल्टी किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नहीं तो मैं ऐसे बता देता हूँ। इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं अपने पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर को। क्लास डी एम्पलीफायर में जो एम्पलीफिकेशन होती है वो मॉड्यूलेटर के ज़रिए से होती है। देन कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल स्विचिंग एम्पलीफायर लगाया जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर का मतलब दो इसमें मॉसफेट इस्तेमाल होते हैं, एक पुश करता है और एक पुल करता है। तो उसके बिहाफ पे हमें यहाँ पर इस तरीके से आउटकम अपना रिजल्ट मिल जाता है। तो सिग्नल देन पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक की जाती है। पल्स विद मॉड्यूलेशन एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसके ज़रिए से हमें अपने सिग्नल की अटेनमेंट मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर खासियत ये होती है कि ये आपकी कंप्लीट जो वेव है उसको एम्पलीफाई करता है। अगर एक वेव को 2 साइकिल्स में ब्रेक किया जाए, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो है वो आपका एक मॉसफेट काम करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो है दूसरा फुल मॉसफेट काम करता है। इसके सर्किट में मैं दिखा दूंगा कि देन एम्पलीफिकेशन 2 ट्रांजिस्टर ऑफ मॉसफेट के होने के बाद हम लो पास फिल्टर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारे वो फ्रिक्वेंसीज जो लो लेवल की होती हैं उसे पास कर देता है और हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस कंटेंट को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और उसके नतीजे में आखिर में हमारा ये स्पीकर लगा होता है सम काइंड ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बेस इन विच द एम्पलीफिकेशन विल बी फुलफिल। सो कम्स टू दैट पल्स विद मॉड्यूलेशन भी लास्ट टाइम मैंने बता दी थी। इसको मैं पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। पल्स विद मॉड्यूलेशन के बेस पे हमने बताया था कि हमारी मॉड्यूलेटिंग इन्फॉर्मेशन सिग्नल ट्रायंगुलर वेव की फॉर्म में मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म जो होती है ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में होती है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और हमारी इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो होती है, जिस तरह आपने ये मॉड्यूलेशन की टेक्निक सीखी होगी या देखी होगी कॉमसिस के कोर्स में भी, तो वही सिनेरियो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इसमें होता यह है कि हम इंफॉर्मेशन सिग्नल जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये साइन वेव हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इसको हम सुपर इम्पोज करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ। और जब ये कंपेरेबल लेवल पे हो रही होती है तो उसके नतीजे में आपको इनपुट सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड करते हैं।
ट्रायंगुलर वेव यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, यानी साइन वेव यहाँ से जाती है, ट्रायंगुलर वेव यहाँ से जाती है, फिर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं। इसके नतीजे में कंपेरेबल एक पल्स विद मॉड्यूलेशन आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, अब ये कंपेरेबल हो कैसे रहा होता है, इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि जो नेगेटिव वेव नेगेटिव साइड का सिग्नल जितना ज़्यादा आपको मिलेगा, उतनी ज़्यादा जो पल्स की विड्थ होगी वो नैरो होगी, पतली होगी। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल है हमारा ब्लू वाला जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, और जो ट्रायंगुलर वेव सिग्नल है वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो ये एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और जब इनकी नेगेटिव साइड मिलती है ट्रायंगुलर वेव को, तो उस सूरत हाल में जो जनरेट होती है पल्स, उसकी विड्थ काफ़ी हद तक नैरो होती है, यानी पतली होती है। अब जैसे जैसे नेगेटिव पीक की तरफ सिग्नल गया है, और वो यानी ब्लू वाला सिग्नल जब कंपेयर करेगा आपकी मॉड्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल से, तो उसको अगर आप देखें इससे, तो मैक्सिमम पीक आपको यहाँ मिल रही है इन दोनों लेवल्स पे। तो देखें सबसे कम जो पल्स की विड्थ है वो यहाँ पे नैरो है, पतली है, और जैसे जैसे वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो आपके पल्स की विड्थ जो है वो मोटी होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड वाइड हो रही है। तो वो, और आप जैसे जैसे मजीद आगे जा रहे हैं पॉजिटिव की साइड पे, तो आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल ब्लू वाली आपकी हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से कंपेयर हो रही है, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा जो पल्स की विड्थ है वो आपको नैरो मिलेगी, वाइड मिलेगी, चौड़ी मिलेगी। जैसे आप यहाँ देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपकी मॉड्यूलेटिंग और इनपुट सिग्नल नेगेटिव साइड पे जा रही है, तो इसकी जो पल्स की विड्थ है वो नैरो हो रही है, पतली हो रही है, और जैसे जैसे ये आपकी पल्स की जो विड्थ है वो वाइड हो रही है, यानी चौड़ी हो रही है, जितनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव वेव, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वेव आपको यहाँ मिली है, यानी इसके बीच में मिली है यहाँ पे। तो देखें सबसे ज़्यादा पल्स की जो विड्थ है वो यहाँ पे आपको नैरो मिली है, यहाँ नैरो मिली है, इन दोनों लेवल्स के ऊपर कंपेरेबल लेवल्स जो आपको मिलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ लेवल पे नैरो मिली है। तो इस तरीके से ये पल्स विद मॉड्यूलेशन आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहा होता है यहाँ से, जो आपको इस सूरत हाल में नज़र आ रहा है। यहाँ तक किसी के जहन में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ये फुलफिलमेंट हो रही है। असाइनमेंट 3 का जो कंटेंट है वो मैंने यहीं से बनाया है। कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में यहाँ पे नहीं है तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बताया था कि किस तरीके से हमारे जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है उसके नतीजे में आपकी इनपुट सिग्नल, और उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ, तो आपके जो फ्रिक्वेंसी डोमेन है इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद इसके सर्किट पे मैंने बात की थी। उसके बाद ये सर्किट अगर आप देखें, यही चीज़ मैंने असाइनमेंट 3 में भी कोड की है। ये मैं सोल्यूशन के तौर पे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो लोग अवेलेबल हैं या जो लोग रिकॉर्डेड देखते हो, ये सिर्फ उनका ही फ़ायदा होगा, पब्लिक में बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर बना बनाया सोल्यूशन देने वाली बात हो जाएगी। तो जो लोग अटेंड कर रहे हैं या रिकॉर्डेड देखेंगे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि ये वो एक सवाल है जो असाइनमेंट 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ किया हुआ है। तो उसका सोल्यूशन ये है, इसको पढ़ के मतलब अंदाज़ा होगा आपको। अच्छा जी, उसमें होता ये है कि आपके जो पल्स विड्थ सिग्नल यहाँ पे आ रहा होता है, तो इसमें आपका एक ट्रांजिस्टर जो Q2 है वो ऑन होता है, Q1 ऑफ होता है। इस वाले सिग्नल के स्लॉट में आपका Q1 जो है ऑन होता है और Q2 जो है वो ऑफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एट अ टाइम ऑफ इंस्टेंट दोनों साइकिल के दौरान आपका एक ट्रांजिस्टर तो ऑन रह ही रहा है, और जो रिमेनिंग रेस्ट है दूसरा वाला वो ऑफ होता है, तो दूसरा ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से ये फुलफिलमेंट के नतीजे में एक करता है पुश और एक करता है पुल। तो ये पुश और ये पुल एम्पलीफायर है जो कि दोनों वेव को आपकी एम्पलीफिकेशन के तौर पे आगे फुलफिल करता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। तो हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ से जा रहा होता है, तो हाफ वेव यहाँ पे जाती है और हाफ वेव यहाँ पे जाती है। अच्छा जी, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। उसके बाद जो है क्लास डी एम्पलीफायर की सबसे अहम एक चीज़ ये है कि इसको जो बाइसिंग प्रोवाइड की जाती है वो पॉजिटिव VDD है और नेगेटिव VDD भी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, ये जो एम्पलीफायर, ये जो मॉसफेट आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सा P चैनल है और कौन सा N चैनल है, कोई बताएगा? कौन सा इसमें P है? Q1N, Q1N, Q2P। बिल्कुल जी, बाबर भाई ने बिल्कुल सही बताया है। कैसे अंदाजा हुआ आपको बाबर भाई? एरो सर शो कर रही है। एरो देख के आइडिया हुआ है। अच्छा, और कोई बताएगा कि इसके अलावा और क्या निशानी है कि P चैनल N चैनल कौन सा है?
अवर भाई ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन और भी क्या तरीका है पता लगाने का, पी चैनल कौन सा है सर और जी जी ऑन बोलिए। ऑन ऑन ऑफ की सर निशानी सर। जैसे ऊपर सर Q2 जो है वो ऑन है जी जी और नीचे Q2 ऑफ है। सही। नहीं तो उससे पता कैसे चल रहा है एन कौन सा है, पी कैसा, पी कौन सा है? जिस तरह पावर भाई ने अपनी निशानी रखी हुई है, तो आपको क्या एक अंदाजा एस्टिमेशन है कि कौन सा पी है कौन सा एन है? सर वो प्लस माइनस की इसकी निशानी है ना। जी, एक निशानी है। नेगेटिव पॉजिटिव। जी जी बिल्कुल, ये इन्होंने भी बिल्कुल सही बताया है सिराज ने। होता ये है कि जब हम एन चैनल को प्रोवाइड करते हैं एज अ ट्रांजिस्टर के तौर पे, तो उसको जो बाइसिंग सप्लाई दी जाती है, एन चैनल की बाइसिंग पॉजिटिव होती है और पी चैनल की जो बाइसिंग होती है वो नेगेटिव होती है। तो हम इससे भी अंदाज़ा करते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा एन चैनल है और कौन सा पी चैनल है, ठीक है। तो ये एक जैसे तरह बाबर और सिराज ने बताया, तो ये दो तरीके हैं ट्रांजिस्टर को पता लगाने के। इसके अलावा लैग का भी तरीका होता है, गेट ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस के भी तरीके होते हैं, बहुत सारे और तरीके हैं जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपने लैब ऑफ ईडीसी में सीखा होगा कि मॉसफेट को और किस तरह पता लगाते हैं। आगे चलते हैं जनाब इसको लेके। जो आपकी सिग्नल आपको मिलता है, तो लो पास फिल्टर से आप पास करके उसे लोड को प्रोवाइड करते हैं। लो पास फिल्टर की खासियत तकरीबन सबको ही पता होगी, वो ये होती है कि लो फ्रिक्वेंसीज को पास करता है और हाई कंटेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी को अटेनुएट करता है। तो उस मकसद के लिए हम जो हमारा, क्योंकि नॉइज होता है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी में होता है तो नॉइस को एलिमिनेट करने के लिए हम लो पास फिल्टर को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो हाई कंटेंट ऑफ नॉइज होता है वो इससे एलिमिनेट हो जाता है, हार्मोनिक्स इससे एलिमिनेट हो जाते हैं, वो हमने अपने प्रीवियस 2 सेशन में भी डिस्कस किया था। और उससे एलिमिनेट होने के बाद आपको अपनी लो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल, रिक्वायर्ड सिग्नल है, वो आपको यहाँ पे यानी लोड स्पीकर पे यहाँ पे चल जाता है। तो इस मकसद के लिए हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। आगे हम चलते हैं एफिशिएंसी ऑफ क्लास जी एम्पलीफायर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो आपका, ये मैंने वैसे लास्ट टाइम बता दिया था, सिर्फ एक रिकॉल कर रहा हूँ, इसलिए इसको गोइंग थ्रू की तरफ जा रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। व्हेन Q1 इज ऑन, तो उसके नतीजे में ये सब चीज़ें फुलफिल होती हैं। उसके नतीजे में पावर जो होती है Q1 की, वो हमें ये 0 वाट मिलती है, क्योंकि Q1 पहले साइकिल में देखें ऑफ है, तो पोटेंशियल भी 0 होगा, तो ओवरऑल पावर 0 होगी। और Q2 जब ऑफ होगा दूसरे साइकिल में, तो उसकी पावर भी 0 होगी। अगर आइडियल लेवल पे देखें तो जो पावर लोड है वो 2 टाइम्स ऑफ VQ और I ऑफ L टाइम्स कहलाया जाएगा। द मैक्सिमम आइडियल एफिशिएंसी is therefore eta of maximum would be P out over P total निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी आउटपुट पावर डिवाइड बाय टोटल पावर से अगर आप रेशियो ले लें तो आपको एफिशिएंसी ऑफ एम्पलीफायर मिल जाएगी। अच्छा, आपकी जो आउटपुट पावर होती है वो उसने यहाँ पे रेस्ट रिमेन सेम रखी है, और टोटल पावर जो है वो मजमुआ होती है आपकी आउटपुट पावर प्लस आपकी इनपुट पावर का। तो इनपुट पावर आपकी 0 वाट है और जो आउटपुट पावर, ये रेस्ट रिमेन सेम हो जाएगी, ठीक है। और उसने ऊपर भी रिप्रेजेंट किया है कि वो 2 VQ IL टाइम्स है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरी एंटिटी डिवाइड होगी और आंसर में 1 आ जाएगा। और उसको 100% करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज वाइज आपको एफिशिएंसी जो है वो 100% मिल जाएगी। और इसका एक तरीका ये भी है पता लगाने का, बताने का एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप मैक्सिमम लेवल तक अपने सिग्नल को पास करवा ही रहे हैं, एक वक्त में सिग्नल को पास करने के लिए एटलीस्ट एक ट्रांजिस्टर तो ऑन रह ही रहा है जिसको पुश कहते हैं, और एक इस नेगेटिव साइकिल में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो पुल कर रहा है, और रेस्ट रिमेन सेकंड ऑफ है और फर्स्ट ऑन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेव है ना वो क्लिप आउट होगी ही नहीं, और उसको दोनों ट्रांजिस्टर मिलके आपके टोटल जो सिग्नल की रिक्वायरमेंट है उसको आगे लेके चलेगा और एम्पलीफाई करवा देगा। तो इस मकसद के लिए जो कि 100% एफिशिएंसी है वो इससे अचीव हो जाती है क्लास डी मॉसफेट बेस एम्पलीफायर की। तो एक ये तरीका भी, और मैंने बता दिया कि मैक्सिमम अटेनमेंट जो आपकी है वो आपको मिल जाती है अगर एक वक्त में एक ट्रांजिस्टर ऑन है, तो आपका साइकिल रह नहीं जाएगा बल्कि वो पास होगा, एम्पलीफाई होगा, और उसके नतीजे में पूरे सिग्नल आपको पास आउट लेवल पे मिल रहा होगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। ये रेस्ट रिमेन जो प्रीवियस चीज़ें थी मैंने उसके बारे में रिकॉल किया था, पर आई थिंक ये न्यूमेरिकल भी उस क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्लूड है।
कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। ये लास्ट में डिस्कस कर भी चुका था अपने सेशन में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारा जो मिड होगा मैं उसके हवाले से भी गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूं कि जो मिड ऑनलाइन असाइनमेंट बेस हम कंडक्ट करेंगे, तो मैं आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा इसके लिए। उसकी वजह यह है क्योंकि मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करता जाऊंगा, तो आप रिकॉर्डेड या ऑनलाइन सेशन जब लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाएंगे चीज़ें। तो मैंने जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको कराए हैं और कोई से क्वेश्चन जो आपको दिए हैं अब तक और एग्ज़ाम से पहले तक, वो सारे क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट हैं। और जो टॉपिक मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ और एक्स्ट्रा लेवल की इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन सेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सब इंक्लूड होंगे। जैसे आज मैंने ये बताया कि 100 हमने प्रूव भी किया है कि हायर एफिशिएंसी कैसे अचीव हो सकती है। अगर आप यहाँ देखें तो आपको 96.1% एफिशिएंसी मिल रही है, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से क्लास डी एम्पलीफायर आपकी 100% तक या अप्रॉक्सीमेट प्रैक्टिकल लेवल तक एक मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर तो 90% से ऊपर एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जब आप 100% या अप्रॉक्सीमेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उस मकसद को अटेन करने के लिए आपने मॉसफेट क्लास डी एम्पलीफायर को बनाना होता है, और उसके बाद आपको मॉसफेट बेस्ड क्लास डी एम्पलीफायर मिल जाता है, जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको अटेन हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई किसी के जहन में डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हुआ साथ साथ ही चल रहा हूँ, जो इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन अपने मिड ऑफ असाइनमेंट बेस एग्ज़ाम के लिए दूंगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलते हैं। अच्छा, कोई बंदा बाबर भाई अटेंडेंस लेके ज़रा शेयर कर दें, एक तस्वीर लें और टुडेज़ पार्टिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन अटेंडीज़ के नाम से ये शेयर कर दें। बाबर हमारे साथ हाँ हैंगे, तो बाबर साहब शेयर कर दीजिए आज की अटेंडेंस। अच्छा जी, अब लो पास फिल्टर की बात करते हैं। यहाँ पे द लो पास फिल्टर रिमूव द मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। लो पास फिल्टर जो है वो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को देन रिमूव कर देता है। अगर आपको शुरू में याद हो, हमने यहाँ पे एक लो पास फिल्टर इस्तेमाल किया था ब्लॉक डायग्राम में, ये देख रहे हैं। अब होता ये है कि जब आप मॉड्यूलेशन कर चुके होते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन कर लिया आपने, तो लो पास फिल्टर में ये आपकी हाई कंटेंट फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक को रिमूव करता तो है, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको अलग भी करता है। क्यों अलग करता है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो मेगाहर्ट्ज में होती है, तो वो हायर कंटेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसका काम नहीं है लोड की तरफ, तो उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, और उसको हाई कंटेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिमूव किया जाता है आपके लो पास फिल्टर के ज़रिए से। तो लोड पे आपको जो सिग्नल मिलता है वो प्योर आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल को अटेन कर पाते हैं आप, बनिस्बत अगर आप लो पास फिल्टर को इस्तेमाल ना करें तो हाई कंटेंट फ्रीक्वेंसी भी मिलेगा आपको with your information signal. So that's the reason you have to use low pass filter to eliminate the modulating signal and to get the information signal at the load side. यहाँ तक कोई भी difficulty अगर है तो पूछ लीजिए। हमारे साथ जो आज के सेशन में मौजूद हैं लोग, उनमें असद अनवार साहब हैं, अज़हर अली हैं, बाबर हैं, मोहम्मद अबसार हैं, मोहम्मद रज़ा हैं, नुमान मकसूद, शाह फैसल, सिराज। आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी आज के सेशन में हो तो अभी तक पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये चीज़ करने के साथ ही साथ मैंने यहाँ बताया था कि मॉडरेटिंग किस लिए काम करता है, और वो सब तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसमें ये भी बताया था लास्ट टाइम मैंने कि PMW को कम्प्लीटली हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका एक छोटा सा तरीका जो था करने का वो मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें ये मॉड्यूलेशन है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन और ये सब किस तरह मिलती है और उस तरह आउटपुट कैसे जनरेट होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है, और अपने लास्ट के 2 सेशंस में रिकॉर्डेड और ऑनलाइन, उसमें भी मैं अपने 3 सेशन टोटल मिला के इन चीज़ को बता चुका हूँ इन तफसील डिटेल में, और आज भी मैंने इसके हवाले से बता दिया। अच्छा, कुछ ये पार्ट भी हमारा रह गया था। कंपैरेटर इनपुट्स आर टिपिकली very well voltages millivolt range. The comparator output is rail to rail.
यानी एक के बाद एक आ रहा होता है आपका जो आउटपुट है, which means that the positive maximum is near the positive DC supply voltage and the negative maximum is near the negative DC supply voltage. An output of plus minus 12 volt and 24 वोल्ट पीक टू पीक, आपको आखिर में जो आउटपुट मिलता है वो 24 वोल्ट पीक टू पीक या प्लस माइनस 12 वोल्ट के नतीजे में हासिल हो रहा होता है, ठीक है। इज नॉट अनयूजुअल, मतलब एक जैसा नहीं होता। फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट द गेन कैन बी क्वाइट हायर, मतलब गेन बहुत ज़्यादा हायर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द इनपुट सिग्नल 10 मिलीवोल्ट पीक टू पीक, ठीक है, अगर इनपुट सिग्नल 10 मिलीवोल्ट पीक टू पीक है, द वोल्टेज गेन इज 24 वोल्ट पीक टू पीक। और अगर आप इसको देखें तो 10 मिली वोल्ट पीक टू पीक को 2400 यानी 2400 वोल्ट पीक टू पीक में ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। Since the comparator output amplitude is constant for a specified range of input voltages, the gain is dependent on the input signal voltage. If the input signal is 10 100 millivolt peak to peak and the output is still 24 peak to peak volt, एंड द गेन इज 250, इंक्रीज द 2400। अब इसमें ये भी चीज़ मैंने बता दी थी लास्ट टाइम, जिसको मैंने रिकॉल किया है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा की हम बात करें तो ऑल साइनोसाइडल नॉन साइनोसाइडल वेव फॉर्म आर मेड अबव हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज। ये चीज़ आपने उसमें भी पढ़ी होगी एसएनएस में, डीएसपी और कॉम्सस के अंदर, कि हमारा जो भी एक सिग्नल होता है फोरियर के मुताबिक किसी भी एक पीरियोडिक सिग्नल को मल्टीपल साइनोसाइड्स ऑफ हार्मोनिक्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी रेजोल्यूशन का नाम जो है वो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज की बेस पे होता है। द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वेव फॉर्म इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। तो द फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो आपको हासिल होता है पर्टिकुलर लेवल पे, वो आपका इट्स स्पेक्ट्रम होता है। तो इसको यहाँ तक ज़रा रीड आउट करें। मैं ज़रा एक कुछ सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, एक कॉल आ रही है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसको ज़रा रीड आउट करें।
सर जी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ सिटी कैंपस के भी मैटर हैं जो कि मैं देख रहा था, उसमें कंटिन्यू करते हैं सेशन को। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो जितने भी नॉन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स होते हैं आर मेड अप ऑफ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज। तो जितने भी नॉन साइनोसॉइडल का मतलब होता है जो अपने आप को रिपीट ना करे। देखिए ये नॉन साइनोसॉइडल है क्योंकि रिपीटेड लेवल पे नहीं है। तो ये साइनोसॉइडल वेव है जो हमने साइन वेव भी डिस्कस की है, अगर आप इसे देखें तो ये साइनोसॉइडल वेव है। और ये ट्रायंगुलर वेव भी साइनोसॉइडल एक तरीके से है क्योंकि रिपीटेशन में आ रही है, ठीक है। लेकिन हमारी जो कॉस वेव और साइन वेव है साइनोसॉइडल अमूमन हम उसको ही लेते हैं। तो जितनी भी हमारी नॉन साइनोसॉइडल वेव्स फॉर्म्स होती हैं आर मेड अप ऑफ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज। ये सारी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज से बनती हैं। द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वेव फॉर्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और इनका जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। आपने वो स्पेक्ट्रा वगैरह पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, पाश और इस तरह वेव स्पेक्ट्रम वगैरह होती हैं। तो when the triangular waveform modulates the input sine wave, the resulting spectrum contains the sine wave frequency input pulse plus the fundamental frequency of the triangular modulating signal FM and harmonic frequencies above and below the fundamental frequency. These harmonic frequencies are due to the fast rise and fall time of the pulse width modulation signal and the flat areas between the pulses. A simplified frequency spectrum of a pulse width modulation signal is shown in this figure. अब जिस तरह इन्होंने बताया है कि आपकी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल की होती है, अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के तौर पे देखें, कॉम्सिस का कोर्स होपफुली सबने पढ़ लिया है, तो कॉम्सिस में आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमारी एक एक्सिस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एक्सिस। तो उसके मुताबिक हम अपने सिग्नल्स को जो साइनोसॉइडल वेव होती है उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डोमेन दो तरह की होती है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। कोई इसमें बताया कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फ़र्क होता है? टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ़र्क क्या होता है? जी बाबर साहब बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड टाइम डोमेन? हम अपने सिग्नल को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ज़रूरत है हमें दो एक्सिस में या दो डोमेन्स में अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करने की? व्हाट डू यू थिंक? टाइम डोमेन मतलब सिग्नल शो करता है कि टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। सिग्नल टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी? जी सर फ्रीक्वेंसी हाउ मच फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिफरेंस होता नहीं, ऐसा नहीं है। फोरियर जो डोमेन है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन ही है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म का फ़र्क ये होता है कि फोरियर सीरीज में हम पीरियोडिक सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें हम उन सिग्नल का एनालिसिस करते हैं जो कि नॉन पीरियोडिक होते हैं। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का एनालिसिस फोरियर के तौर पे किया जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और फिर हम उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉन साइनोसॉइडल के लिए, और साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए यानी पीरियोडिक के लिए फोरियर सीरीज है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपने टॉपिक छेड़ा था तो मैंने उसके हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि हम दो डोमेन में सिग्नल को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सोल्यूशन। हम असल में टाइम डोमेन में सिग्नल की रियल टाइम मॉनिटरिंग देखते हैं, और टाइम के, जैसे बाबा ने बताया वो बात यही है कि टाइम के रिस्पेक्टिव सिग्नल में के एम्पलीट्यूड में तब्दीली क्या हो रही है ये हम टाइम डोमेन में ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन बात सारी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एक ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, जो आप ऑब्जर्व करें वो ये है कि हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल ये ब्लू वाला है, देखें
ये ब्लू वाला। और हमारा ये जो कौन सा कलर होता है यार, ये पर्पल कलर लेट्स से ना, तो ये जो पर्पल कलर है ये, और ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है ब्लू वाला। तो ब्लू वाला इंफॉर्मेशन सिग्नल सिर्फ एक साइकिल में है, जबकि ये जो पर्पल वाला है इसके बहुत सारे साइकिल हैं। इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 साइकिल है। ये अपना एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो ट्रायंगुलर वेव अपने 10 साइकिल कंप्लीट कर चुकी होगी। तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा, यानी 10 टाइम्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द इनपुट सिग्नल। तो जब ये सिग्नल को आप देखें तो एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक की फ्रीक्वेंसी कम है, और कम जिसकी है वो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब इसमें अगर और ऑब्जर्वेशन करें तो हम एक पूरी की पूरी साइन वेव को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरी वेव आती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपका लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो ये वजह है कि हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे अगर आप सोचें ना, थ्री फेस की वेव फॉर्म अगर आप ड्रॉ करें तो एक एक्सिस के ऊपर 3 वेव्स बनती हैं, और ये दोनों ड्रॉ करना एक एक्सिस पे बहुत मुश्किल है। 5-6 सिग्नल इस तरह के एक ही एक्सिस पे एक साथ ड्रॉ कर लें तो आपको समझ नहीं आएगा कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन की एक खूबसूरती ये होती है कि आप एक सिग्नल को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का एनालिसिस ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत टाइम डोमेन के। टाइम डोमेन में पूरी पूरी वेव ड्रॉ करनी पड़ती है, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ एक पल्स ड्रॉ करनी पड़ती है। ये फ़र्क यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि हम क्यों पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को और टाइम डोमेन को। ये एक बेसिक फ़र्क है टाइम डोमेन का और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करने का, कि उसमें हम रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। अब बात करते हैं अपने पर्पल वाले सिग्नल की। ये तो मेरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल हो गया, इसकी एक ही वेव थी और मेरा इन्फॉर्मेशन सिग्नल था, इसीलिए ये रिप्रेजेंट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो ये मेरी ट्रायंगुलर वेव थी, जिसको मैंने जब रिप्रेजेंट किया है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर तो वो इस तरह नज़र आ रही है, समझ रहे हैं? तो इन्फॉर्मेशन सिग्नल तो एक ही सिग्नल के ऊपर, लेकिन जो मेरी कैरियर सिग्नल है ना, कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके हार्मोनिक्स भी हैं, ठीक है। ये होते हैं इसमें हार्मोनिक्स, नॉइज 1 2 3, 1 2 3, तो यानी कि 6 लेवल के हार्मोनिक्स हैं, नॉइज हैं जो इसके साथ इंक्लूड हो रहे हैं, जबकि इंफॉर्मेशन में कोई नॉइज नहीं है, कोई हार्मोनिक नहीं है। तो ये वजह है कि जब हम इसको इसके साथ रख के चलाते हैं और आखिर में इसको सेपरेट करते हैं तो हमें इसे ख़त्म करना होता है, और इसे ख़त्म किया जाता है लो पास फिल्टर के ज़रिए से। इस मकसद के लिए हम अपने लो पास फिल्टर को इस्तेमाल करते हैं, ताकि आखिर में जब हमारा काम जब हो जाए तो हम इसको एलिमिनेट कर सकें लो पास फिल्टर के ज़रिए से, जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग पूरी हो जाती है मॉड्यूलेशन के ज़रिए से, देन यहाँ पे एम्पलीफिकेशन और आपके नॉइस को और हार्मोनिक को यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। तो ये मैंने पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ से, लेकिन यहाँ पे मेरे सेशन का टाइम आउट हो रहा है। वो जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है वहीं से हम दोबारा अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो जो लोग अभी अवेलेबल हैं, हमने जो लिंक शेयर किया है उसी से दोबारा सेशन को ज्वाइन करें, और सेशन में कोई डिफ़िकल्टी अब तक किसी के जहन में है तो वो सवालात कर सकते हैं। इस सेशन को हम आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे उसी लिंक से दोबारा से ही। तो स्टे ट्यून विद द अबव मेंशन लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी कैन कंटिन्यू आवर सेशन दैट इज ऑलरेडी शेयर विद यू गाइस। सो ये सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। तो